Hello, friends. Let us talk about the importance of Kumar Sanu or importance of being Kumar Sanu. कुमार सानू की आवाज़ कैसी है या बहुत बड़े गायक हैं या नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हाइप है या नहीं है और कंपटीशन किसके साथ था नहीं था, इस बारे में हम बात नहीं करते हैं। हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हम अगर सिर्फ बात करते हैं कि वाई शानुदा इज शानुदा, apart from his voice and apart from his competition, apart from his whatever qualities he has, apart from that, ऐसी क्या बात है कि जो शानुदा को खास बनाती है, या ऐसा क्यों हम शानुदा के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, या क्यों हम उनको इतना महत्व देते हैं या देने लायक समझते हैं, उचित समझते हैं, और क्यों हम बाकी सिंगर्स के मुकाबले उनको हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, या क्या कारण है कि क्या हम सिर्फ ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, या इसके पीछे कोई लॉजिक है? तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आई बेस माय व्यू पॉइंट ऑन लॉजिक एंड फैक्ट्स। तो जहाँ तक हो सके, समटाइम्स बायस हो सकता है, वो ऑब्वियसली ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि आप जिस सिंगर को आप अगर ज़्यादा पसंद करते हो तो उसके बारे में आप ज़्यादा बोलते हो, या बोलना चाहते हो, या उनको ज़्यादा फ़ेवर करते हो, ये ज़ाहिर-सी बात है। अगर मैं अगर बायस्ड हूँ तो वैसे मैं आई ट्राई टू बी बेसिंग माय असेसमेंट्स ऑन फैक्ट्स। सो और चूँकि वो दौर अगेन, ये बात आपको जो लोग सुनते हैं हमेशा वो रिपिटेटिव लग सकता है कि आई have lived through that era. I have lived that period where in which phase Shanuda was at the top, and the way he was reigning the industry, ruling the industry, and वो चीज़ देखा है अपन ने, खुद एक्सपीरियंस किया है। तो बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि नहीं है शानुदा इतने बड़े, या हम बेवजह उनको इतना ज़्यादा करेंसी देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो लोग जानते नहीं है, या तो वो दौर उन्होंने जिया नहीं। बहुत सारे ज़्यादातर लोग जो बोलते हैं, कमेंट करते हैं, वो या तो लेट 90s के हैं या 2000 के हैं, जब वो शानुदा को का दौर देखा है या उनको जाना है, तो वो लेट उन्होंने स्टार्ट किया होगा, जो उनका पीक फेज निकल गया होगा। यही लोग ज़्यादातर ये मानते हैं कि मैं बायस्ड हूँ, या मैं ज़बरदस्ती उनको उछाल रहा हूँ, या उनको बहुत बड़ा बना रहा हूँ, तो मैं वो होना नहीं चाहिए वैसा, और ही वॉज नॉट दैट ग्रेटेस्ट सिंगर। तो मुझे ये हमेशा यही लगता है कि उन्होंने वो फेज देखा नहीं होगा, कि कोई भी जानकार, थोड़ी सी भी जिसको म्यूजिक की जानकारी है, समझ है, थोड़ा भी खबर रखते हैं, और वो टाइम जिन्होंने जिया है, वो इस बात को कभी नहीं नकार सकते हैं कि शानुदा वाज, in fact, he was the king. He was the ruling star of he was the top of all singers at that time, of that phase. तो अब क्यों इंपॉर्टेंस है, जिस बारे में बात कर रहे हैं, शानुदा की इंपॉर्टेंस क्यों है, हम क्यों बार बार इंपॉर्टेंस देना जरूरी हो जाता है शानुदा का? पहले मैं एक कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, एक संदर्भ आपको बता देता हूँ। हाल ही में आपने, बहुत लोगों ने देखा होगा आप में से, कि जी टीवी में कुछ प्रोग्राम था, रियल हीरोज या सुपर हीरोज टाइप का, उसमें शानुदा को बुलाया गया था। तो उसमें जो एंकर थी, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो कहना ज़रूरी है, मेंशन करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि शानुदा वाज़ द डिफाइनिंग वॉइस ऑफ द 90s। ऐसा कुछ उन्होंने बोला कि वो 90s की अगर हम बात करें, तो जो पहला नाम सामने आएगा, आज नहीं, आज से 50 साल बाद भी, या हिस्ट्री जब लिखी जाएगी, या गाने के बारे में जब बात होगी, जब भी, तो पहला नाम शानुदा का ज़रूर आएगा। कोई भी, जैसे मैं बता रहा था, समझ जिसको म्यूज़िक की है, या जिन्होंने थोड़ा बहुत उस समय के बारे में जो जिन्होंने सुना है, देखा है, या जाना है, या जो पढ़ा है, बाद में सुना है किसी से, उसको समझने की कोशिश करी है सही तरीके से, सही तरीके से, तो ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते हैं कि पहला नाम शानुदा का आएगा। और ये बात मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ, जब से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ 5 साल से, तब से मैं इस बात पर, आप देखेंगे हर ब्लॉग में मैंने ये जोर दिया है। जब भी इस बारे में बात हुई है, स्पेसिफिकली शानुदा के वॉइस के बारे में, या उनका जो दबदबा था उसके बारे में जब बात करी है, तो मैंने ये बात हमेशा कही है, जो आज जी टीवी वाले कह रहे हैं, जो एंकर कह रही है, कि वो द डिफाइनिंग वॉइस ऑफ द 90s। अब डिफाइनिंग वॉइस क्या होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने इम्पैक्ट के बारे में भी बात करी थी, कि शानुदा का जो इम्पैक्ट था, जो छाप छोड़ा था उन्होंने, जो इन्फ्लुएंस जिस तरह से किया था लोगों को, जिस तरह से एक रोमांटिक वॉइस का एक टेम्पलेट बन गए थे, एक मतलब डेफिनेशन बन गए थे रोमांटिक वॉइस का, या सैड सॉन्ग्स का एक डेफिनेशन बन गए थे शानुदा, बिकॉज ही वाज द बेस्ट मैन टू परफॉर्म दोज काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स, जो उनको ही दिया जाता था, उनके लिए रखा जाता, उनके लिए बनाए जाते थे ऐसे गाने। तो ये होता है। तो
डिफाइनिंग वॉइस क्या होता है? इसके लिए एक एग्जांपल देना ज़रूरी है। आप किशोरदा का जो एज है, एरा है, वो आप देख लीजिए उठाकर। वो अगेन शानोदा का कंपैरिज़न जो किशोरदा से होता है, सिर्फ़ वॉइस के लिए नहीं होता है, काफ़ी सारी बातें अपार्ट फ्रॉम हिज़ मैरिड लाइफ़, फैमिली लाइफ़, जो उनका जो रिलेशनशिप्स और ब्रोकन मैरेजेस या ब्रोकन रिलेशनशिप्स जो भी हैं, उस मामले में भी कहीं-कहीं किशोरदा से उनका मिलता-जुलता है। फिर उनका जो पॉपुलैरिटी और स्टारडम, वो भी कहीं किशोरदा से मिलता-जुलता है, आवाज़ तो मिलती है। इसमें एक बात और मिलता-जुलता है जो बहुत ज़रूरी है बताना कि किशोर कुमार वाज़ द डिफाइनिंग वॉइस ऑफ द 70s। कोई इस बात से कोई इसमें दो राय नहीं है। ही वाज़ द डिफाइनिंग वॉइस ऑफ द 70s। अब हम जो संगीत की पढ़ाई करते हैं शौकिया तौर पे, या जो संगीत के अपने आप को छात्र मानते हैं, साधक मानते हैं, जो लगातार इस बारे में जो ट्रैक रखते हैं, खबर रखते हैं, वो हम बायस नहीं होते हैं। जो लोग जब लोग कहते हैं कि 70s का वॉइस किशोरदा 70s में नहीं थे, लेकिन जब लोग कहते हैं कि जो जानकार लोग, उस समय के लोग जो कहते हैं 70s में किशोरदा ही किशोरदा थे, उनका ही राज था, तो हम मानते हैं उस बात को, हम जानते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं क्यों ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि जो लोग थोड़े अनबायस्ड हैं, या जो फेयर अगर स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट से बात करें, तो वो भी जानना चाहेंगे कि शानोदा का 90s का जो दौर है, वो शानोदा का एज क्यों कहा जाता है, तो डिफाइनिंग वॉइस कैसे होता है। तो अगेन वही जैसे मैं बात कर रहा था कि किशोरदा 70s में जब गा रहे थे, तो आपको याद रखना होगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब भी उस समय गा रहे थे, मन्ना डे साहब भी गा रहे थे, मुकेश जी भी अर्ली 70s में, लेट 70s तक थे। थोड़ा बहुत हेमंत दा भी अर्ली 70s तक गा रहे थे। तलत जी भी थोड़े बहुत अर्ली 70s तक गा रहे थे। महेंद्र कपूर आ गए थे, तो देयर वर लॉट मेनी सिंगर्स हु वर ऑलरेडी देयर। इनका नाम क्यों नहीं कहा जाता है? गा तो सब रहे थे, सब अच्छे सिंगर थे, बड़े सिंगर, दिग्गज सिंगर थे, और एक से एक गाना इन्होंने दिया है। ऐसा नहीं, 70s में भी रफ़ी साहब ने भी 70s में अच्छे गाने दिए, मन्ना डे जी ने भी दिए हैं, मन्ना डा ने भी दिया है, इवन किशोरदा के साथ भी गाए। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, हम जानते हैं कि मन्ना डा, ही वाज अ वेरी गुड फॉर्म, अच्छी वॉइस थी इन सबकी। लेकिन डिफाइनिंग वॉइस जो 70s का था, वो है किशोर कुमार, क्योंकि किशोर कुमार खुद अपने पीक पे थे उस समय। ही वाज द बेस्ट वॉइस उस समय। जो 70s में उनकी जो वॉइस थी, उनकी जो आवाज जो पीक कर रहा था, वो बाकी जो 60s में भी गा रहे थे किशोरदा, 80s में भी गाया था, लेकिन पीक उनका जो वॉइस पीक किया था, वो था 70s में। और फिल्म म्यूजिक भी पीक किया था किशोरदा के साथ साथ। पीक मतलब चढ़ाई पे, ऊंचाई पे था। और 70s का अगर दौर अगर होता है, तो किशोर कुमार के गाने जैसे चलते हैं, जैसे चले थे, जैसे लोग सुनते थे, और आज भी जो सबसे ज्यादा गाना सुनते हैं, वो किशोर कुमार ऑफ द 70s ही सुना जाता है। ये होता है डिफाइनिंग वॉइस। बहुत सारे सिंगर्स गा रहे थे, अगेन मैं कह रहा हूँ, तो एग्जैक्टली शानोदा से इसलिए कंपैरिजन होता है, क्योंकि 90s में भी हम जानते हैं कि बहुत सारे सिंगर्स गा रहे थे। किशोर शानोदा के मैंने जो पिछला एक एपिसोड बनाया था, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि शानोदा के कितने कॉम्पिटिटर्स थे, और मैंने सबका नाम भी नहीं बताया था, मुझे रैंडमली जो याद आया था बताया था। मैं जब एग्जैक्टली जब नाम लिखने गया, बाद में मैंने एक नाम का लिस्ट भी ऐड किया था, आपने देखा होगा 40-50 हो गए थे। तो कॉम्पिटिटर्स इवन 70s से भी ज्यादा थे शानोदा के सामने, और सब गा रहे थे। और मैंने ये नहीं कहूँगा कि कोई अच्छा था या बुरा था, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अच्छा बुरा के ऊपर अगेन सब्जेक्टिव बात होती है, कोई बोलेंगे ये सिंगर अच्छा था, कोई बोलेंगे वो सिंगर अच्छा था, इसमें डिस्प्यूट हो सकता है। लेकिन डिफाइनिंग वॉइस 90s का जो शानोदा थे, वो डिफाइन द एरा, इसमें कोई डिस्प्यूट होना नहीं चाहिए, लाजमी नहीं है, बिकॉज ये फिर अगेन बहुत सिली और सर्फिशियल असेसमेंट होगा अगर हम कहें कि नहीं नहीं वो तो उदित नारायण का एज था, या वो तो अभिजीत का दौर था, या सोनू निगम का दौर थे, हम नहीं कह सकते। और दौर हमेशा होता भी नहीं है, जैसे 80s किसी एक का दौर नहीं था। किशोरदा ठीक है लीड सिंगर थे, लेकिन बाकी काफी सिंगर्स गा रहे थे, लेकिन हम दौर नहीं कह सकते किसी एक का। 70s दादा का दौर था किशोरदा का, 60s रफी साहब का दौर था, उसमें भी कोई डिनाई नहीं, क्योंकि रफी साहब किशोरदा भी गा रहे थे, जैसे मैं बोल रहा था 60s में गा रहे थे, मन्ना डे गा रहे थे, हेमंत गा रहे थे, मुकेश जी गा रहे थे, तलत जी सब गा रहे थे आपके 60s में। डिफाइनिंग वॉइस कौन था? रफी साहब। रफी साहब को कोई बीट नहीं कर पा रहा दोस्तों, रफी साहब का वॉइस उसमें पीक कर रहा था। अगेन द सेम जो है थ्योरी काम कर रहा है कि रफी साहब की वॉइस उस समय सबसे पीक पे, हाइट पे थी 60s में। 60s का रफी, 70s का रफी नहीं थे, 80s के रफी नहीं थे। मतलब 80-81 तक जब तक उनकी गाने, उनके फिल्म जो रिलीज नहीं हुए थे, वो जाए थे 80-81 तक, जब उनके जो गाने आए थे, या 79 से 81 के बीच में 2-3 साल में जो उन्होंने गाने गाए, ही वॉज नॉट इन पीक फॉर्म। पीक उनका 60s था, और उन्होंने उस दौर को डिफाइन किया। गा सब रहे थे, हेमंत जबरदस्त आवाज थी, किशोरदा के एक से एक गाने थे 60s में। लेकिन अगर हम दौर का कोई अगर डिफाइन करता है, तो पहला नाम अगर आएगा, वो आएगा मोहम्मद रफी का। ये सेम इक्वेशन आता है 90s में। 90s का अगर दौर आएगा, तो डिफाइनिंग वॉइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिफाइनिंग वॉइस जो बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। एक तो जो सबसे जो सहज सरल तरीका है ये डिफाइनिंग वॉइस को समझने का, तो सबसे ज्यादा गाना कौन गा रहे थे? 70s में सबसे ज्यादा गाने किशोरदा गा रहे थे, 60s में सबसे ज्यादा गाना रफी साहब गा रहे थे,
सबसे ज़्यादा हिट गाने ये लोग दे रहे थे, अब ज़्यादा गा रहे हो तो हिट भी अब ज़्यादा दोगे, उसका रेशियो बढ़ जाता है। अगर आप हिट ज़्यादा दे रहे हो तो आपको गाने भी ज़्यादा मिल रहे हैं फिर से, तो ये एक साइकिल है। तो जैसे इसके बारे में मैंने पहले बताया था एक एपिसोड में, तो ये क्या हो रहा है कि वॉइस को आप डिफाइन कर रहे हो, प्रोड्यूसर्स म्यूजिक डायरेक्टर्स पहले आपको ढूंढ रहे हैं, पहले आपके पास ही जा रहे हैं, आपको गाना दे रहे हैं, आपको सोचकर गाना बना रहे हैं। तो धीरे 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 आप एक सबसे टॉप नाम बन जाते हो, क्योंकि कोई भी अगर फिल्म बना रहा है या कोई भी हीरो अगर फिल्म में काम करने की ट्राई कर रहा है या लॉन्च कर रहा है या कोई फिल्म को हिट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो पहला नाम उसके जहन में जिस सिंगर का आता है वो होता है डिफाइनिंग वॉइस ऑफ द एरा, और वो शानुदा का ही नाम सबसे पहले आता था। क्योंकि मैंने बहुत बार इस एग्जांपल्स दिए हैं कि हर म्यूजिक डायरेक्टर पहले शानुदा को ढूंढ, चाहे वो नौशाद साहब हो, चाहे वो सरदार मलिक जी हो, चाहे वो कल्याण जी आनंद जी हो, चाहे वो उषा खन्ना हो, सबसे पहले, और वहां से शुरू करके इधर पप्पी दा और नए जनरेशन के म्यूजिक डायरेक्टर तो है, इवन साजिद वाजिद, निखिल विनय, ये लोग तक, तो आप देखिए जो दो जनरेशन, और वो शानुदा को ढूंढ रहे हैं, एंड ही इज जस्टिफाइंग दैट टाइम। और क्यों, और एक डिफाइनिंग वॉइस का एग्जांपल ये होता है कि जिन्होंने म्यूजिक को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करी, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ वॉइस के माध्यम से ही म्यूजिक ट्रांसफॉर्म होता है। म्यूजिक का जो दौर चेंज होता है वो म्यूजिक के बनाने का ढंग, म्यूजिक का तौर तरीका, फिर जो 50s का जो म्यूजिक का था या 40s में, 50s 60s में म्यूजिक था, वो म्यूजिक 90s में नहीं था। तो 90 जब स्टार्ट हुआ तो म्यूजिक का पूरा जो तौर तरीका है, म्यूजिक एप्रिसिएशन का, म्यूजिक समझने का, म्यूजिक की रुचि का दौर चेंज हो गया 90s में, और उसके वाहक बने शानुदा। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो पता नहीं कि वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता, कैसे वो बदलता, या तो उस तरह का कोई और आता वॉइस उसको कैरी करता, या बाकी जो सिंगर्स थे उसको कैरी कर पाते कि नहीं, वो स्पेकुलेशन की बात है, इफ्स एंड बट्स है। लेकिन अभी स्थिति ये है कि जो म्यूजिक जो बदला, उसको सबसे ज्यादा जस्टिफाई किसने किया? उसने भी उस एरा को डिफाइन किया, उस दौर को डिफाइन किया, उस दौर को बनाया, और सिंगर का योगदान इसमें सबसे ज्यादा रहता है। क्योंकि म्यूजिक का अगर अच्छा तो म्यूजिक भी हुआ फेल हो जाता है अगर सिंगर उस क्वालिटी का नहीं हो। तो इन्होंने क्या किया, शानुदा ने, जो नए जमाने का, नए दौर का जो एक म्यूजिक बनना शुरू हुआ, जिसके मतलब सूत्रधार कर्णधार थे आपके नदीम श्रवण, तो उसको उन्होंने पकड़ लिया, जस्टिफाई कर लिया, और बैठ गई वो सुर का ढंग, उस जमाने का सुर का ढंग, और इनकी आवाज बैठ गई, दोनों का तालमेल बैठ गया एग्जैक्टली जो किशोर दा का हुआ था आर डी बर्मन के साथ और बपीदा के साथ, और उस समय के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो जज गई थी, आवाज बैठ गई थी, और उनको वो आवाज सूट कर रही थी उस समय के म्यूजिक के लिए। अब 60s में भी किशोर दा उम्दा गा रहे थे, अच्छा गा रहे थे, बहुत अच्छी आवाज थी उनकी, जम नहीं पा रहा था क्योंकि 60s का जो म्यूजिक था वो किशोर लायक नहीं था, किशोर स्टाइल का नहीं था, तो आर डी बर्मन लाए, वो रफी स्टाइल का था, रफी साहब सक्सेसफुल हुए। 70s आते थे जब आर डी स्टाइल में आ गए तो किशोर दा ज्यादा उस टाइप के म्यूजिक में ढल पाए जो रफी साहब नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रफी साहब का एक 60s का 50s का जो म्यूजिक था उसमें उनका जमता था, उनके वॉइस में वो फ्लेवर था, वो 70s में वो नहीं, वो चीज को ला पाए। यूथफुलनेस कहें या एक अजीब सा टेक्सचर जो किशोर दा लेकर आए, वो टेक्सचर और वो म्यूजिक, उसका समन्वय जो है, तालमेल जो है बैठ गया, वो हिट हो गया, सक्सेसफुल हो गई वो जोड़ी, वो म्यूजिक ऑफ दैट इरा एंड द डिफाइनिंग सिंगर ऑफ दैट इरा, ये तभी हो पाता है। और ऐसे शानुदा के साथ हुआ, जिस तरह का म्यूजिक बनने लगा उस तरह के म्यूजिक के लिए जो वॉइस चाहिए था वो शानुदा लेकर आए। एक संजोग है, ये एक किस्मत है, ये एक डेस्टिनी, लेकिन हमेशा ऐसा होता है, हमने जैसे देखे हमेशा हर दौर में जो हम लोगों ने देखा है, वो जो वॉइस सबसे ज्यादा सुटेबल होता है उस एज के लिए वो सामने उभर के आता ही है, और वो आगे बढ़ जाता है, वो रेन करता है, वो टॉप पे जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सिंगर्स मतलब है नहीं या नहीं रहेंगे, या वो लोग नहीं आएंगे, वैरायटी सबको चाहिए होती है, और फिल्म इंडस्ट्री इज अ बिग प्लेस, तो काफी तरह के म्यूजिक बनते हैं, काफी तरह के चॉइसेस रहते हैं, प्रेफरेंसेस रहते हैं, तो अलग अलग सिंगर को मौका जरूर मिलता है। लेकिन मौका मिलना और फिर इम्पैक्ट वाली बात आती है कि मौका मिलना, गाना गा लेना एक बात है, लेकिन वो छाप छोड़ना, वो इम्पैक्ट तैयार कर पाना, और उस म्यूजिक को कैरी कर पाना, उस दौर के म्यूजिक को सबसे ज्यादा जस्टिफाई कर पाना, वो एक अलग चीज होती है। अगेन मैं बोलूंगा, इसमें अच्छी आवाज बुरी आवाज की बात नहीं है, बात है कि आप कितना जस्टिफाई कर पा रहे हो, आप कितना उस समय की रुचि को आप कितना ज्यादा जस्टिफाई कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और उसको निभा पा रहे हो ठीक तरीके से, तो उससे वो उस एरा का सिंगर बन जाता है। बाद में जैसे लोग कहते हैं कि 2000 सोनू निगम का दौर था या 2010 अरिजीत सिंह का दौर है,
अरिजीत सिंह का कुछ हद तक मान सकते हैं क्योंकि वो भी अपने मतलब इरा को डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन सोनू निगम हो या शान हो या उदित नारायण हो, अभिजीत, इन्होंने कभी एक छत्र राज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने एक एरा को डिफाइन नहीं किया। तो इसलिए वो थोड़े हमेशा ही नीचे पायदान पे रहेंगे, हमेशा ही पीछे रहेंगे। उनके फैन फॉलोइंग रहेंगे, उनको अच्छा सिंगर भी माना जाएगा। लेकिन 90s का जो फ्लेवर है वो हमेशा सानुदा के साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि सानुदा जिस रफ्तार से गा रहे थे, जिस संख्या में उन्होंने गाने गाए हैं और जिस तरह से उन्होंने मार्केट को कब्जा किया था, एक के बाद एक जैसे हिट्स आ रहे थे। अगर एक तरफ आशिकी निकला तो एक तो उसके बाद जुर्म के गाने चलने लगे, रंग आ गया, दिल वाले, इंसानियत, साजन, दिल की मानता नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये बहुत कम होता है और ये एकमात्र किशोरदा के समय हुआ था 70s, जब आराधना, अमर प्रेम और भी सब जो अच्छे अच्छे उस समय की फिल्में जो आने लगे एक के बाद एक और सारे सुपरहिट होने लगे, तो एक दौर शुरू हो गया, एक नया तरीका गाने का शुरू हो गया, नया संगीत शुरू हो गया और उसमें वो इतना बढ़िया ढल गए कि लोग किशोरदा के बाहर और किसी का सोच ही नहीं सकते और किसी को देख ही नहीं रहे थे। एग्जैक्टली शानुदा के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि वो जो एक चाहिए थी लोगों को, जिसके चाहत थी, वो उन्होंने डिलीवर किया उस वक्त, उस जगह, उस समय। वो बाकी लोग नहीं कर पा रहे थे डिलीवर। बाकी आगे चल के या किसी की आवाज चेंज हुई या किसी की आवाज, किसी का म्यूजिक का फिर पैटर्न चेंज होने लगा। शानुदा ने भी हाल में एक इंटरव्यू में कहा था, वो कोची गए थे, तुम या त्रिवेंद्रम गए थे, वहाँ एक साउथ के चैनल में उन्होंने कहा है, ये बात मैंने अभी लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा है 4-6 दिन पहले, कि चेंज इज इनएविटेबल। चेंज, संगीत का दौर चेंज हो जाता है। उनसे ये पूछा गया था कि आपने एकदम से, ऐसे जैसे हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि गायब क्यों हो गए, एकदम से आपने गाना क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने यही कहा कि चेंज इज द रूल। तो जब चेंज हो जाता है दौर, माहौल चेंज हो जाता है, म्यूजिक चेंज हो जाता है, तो फिर उसकी जरूरत उस समय शायद कम होने लगे और कभी कभी सिंगर भी खुद विड्रॉ कर लेता है कि मैं इस तरह के गाने नहीं गाऊंगा या नहीं गा पाऊंगा। शानुदा ने भी काफी ऐसा किया, ऑब्वियसली उसमें वो सक्सेसफुल थे वो, और काफी गानों को उन्होंने छोड़ा भी है क्योंकि उनको वल्गर लिरिक्स वगैरह, बाद में उनको ये एहसास होने लगा कि दीज आर नॉट टू बी संग बाय मी, तो ये सब होने लगा, व्हाटएवर। तो दौर बाद में चेंज हुआ, बाद में फिर से कुछ सिंगर जो साइडलाइन हो गए थे वो आ गए वापस, हम जानते हैं, और ये सब हुआ। लेकिन वो जो कर गए, वो उसको तो कोई हटा नहीं सकता है और उसको भी मिटा नहीं सकता है। बाद में आप कुछ भी कर लो, जाके आप बहुत बड़े सिंगर बन जाओ, बहुत बड़े, लेकिन जो जगह उन्होंने बना ली थी अर्ली 90s में, जो 5 साल, 6 साल, 7 साल, और जिस वजह से वो जगह बना पाए थे, क्योंकि वो दौर का जो वाहक बन गए, कैरियर बन गए, दौर का जो फेस बन गए, फेस ऑफ दैट एरा। जैसे अगर 70s हम कहें कि अमिताभ बच्चन का एरा है, तो दैट एरा को उन्होंने डिफाइन किया। या आर डी बर्मन का एरा है, जैसे 60s एस डी बर्मन का था, तो 70s आर डी बर्मन का। तो ये जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा ही हो इसीलिए ही, या बहुत उसमें, अगेन मैं बता रहा हूं, डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन छाप जो छोड़ा, काम जो किया, वॉल्यूम ऑफ वर्क, और जो इज्जत मिली, जो नाम हुआ, जो अवार्ड्स मिले, जिस तरह से उन्होंने लॉन्चिंग हीरोज को, लॉन्च में उनको यूज किया जाता था कि भाई किसी का बेटा उतर रहा है या कोई नया स्टार उतर रहा है, तो उसमें शानुदा का वॉइस को ढूंढा जाता था पहले। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ये सब जो निदर्शन है कि आप किस तरह से वो पॉपुलर थे, किस तरह से उनका डिमांड था। और ये सब से अगेन ये दोनों एक दूसरे को परिपूरक है कि वो डिफाइनिंग वॉइस थे 90s के, इसलिए ही ये सब होता था, इसलिए वो डिफाइनिंग वॉइस बन गए थे, व्हाटएवर बी द रीजन। मतलब इधर वे ये प्रूव होता है कि दौर सबका नहीं आता है, और वो इस तरह से वो एक छत्र, जो एक वन मैन आर्मी, वन स्टार हु ड्राइव्स द होल इरा, ड्राइव्स द चॉइस ऑफ द इरा, ड्राइव्स द इंटरेस्ट ऑफ द इरा। वो लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, और अपनी तरह की आवाज, कोई हीरो हो या कोई सिंगर हो, वो अपना जो है, अपना जो क्वालिटी है या अपना जो तरीका है, अपनी जो खूबी है, उस पर लोगों को मतलब दीवाना बना दे या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, जैसे शाहरुख खान अपनी तरफ करते हैं। इस तरह से म्यूजिक में भी आप उसी का एग्जाम्पल है, कर पाए जो आदमी, उसको ही सबसे ज्यादा गाने मिलेंगे, उसको ही लोग सबसे ज्यादा सुनेंगे, उसका ही कैसेट सेल सबसे ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली जो फिल्म डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर्स हैं, तो उस बंदे को ही ढूंढेगा। तो इस तरह से शानुदा के साथ हुआ था, जो किसी भी सिंगर के साथ, अपने दौर के किसी भी सिंगर के साथ कंपेयर नहीं हो सकता है। वॉइस कंपेयर आप थोड़ा बहुत कर सकते हो कि इनका आवाज ऐसी थी, इसकी आवाज ऐसी थी, लेकिन सक्सेस, इंपैक्ट, इन्फ्लुएंस, फेज, इरा, इन सब से अगर हम कंपेयर करें तो आप कोई भी सिंगर से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जितने भी बड़े सिंगर हो। उसमें हमेशा मानता हूं कि बहुत अच्छे सिंगर थे, बहुत आप अपने अपनी जगह बहुत बड़े बड़े सिंगर्स थे, और शायद वो सक्सेसफुल बहुत हो भी सकते थे अगर वो ये शानुदा नहीं आते अगर बीच में, तो वो आकर मोड़ घुमा दिया संगीत का।
संगीत की रुचि का, फ़िल्म म्यूज़िक के तौर तरीके का, उसकी समझ की, म्यूज़िक की जो भाषा है, परिभाषा है, वो नदीम श्रवण और शानुदा ने चेंज कर दिया। समीर, ये तीनों चारों जब आ गए एक साथ, तो ये घुमा दिया, संगीत का मोड़ घुमा दिया। क्योंकि जानते हैं 80s तक में जो म्यूज़िक आ रहे थे, तो वो आज हमको अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा वो सब गाने सुनने में। हमको 90s अच्छा लगता है, क्योंकि 86 87 तक आते-आते संगीत की क्वालिटी बहुत डाउन हो गया था, बहुत डिटेरियोरेट हो गया था। ऐसे-ऐसे गाने बन रहे थे कि जो कि वाज़ वेरी बोरिंग, आवाज़ें भी ऐसी हो गई थी, बोरिंग लगने लगी थी एक समय के बाद, लोगों को नयापन चाहिए था। सिंपल। जितने भी बड़े आप सिंगर हो, लेकिन ये लोग जो गा रहे थे, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत, अब जानते हैं 4-5 जो सिंगर थे वो 86, 87, 88, 89 गा रहे थे और एकदम नींद आ जाती थी उनके गाने सुनने में। एक आध गाने सुनने के बाद यू फेल्ट बोरिंग। उस समय एक फ्रेश आवाज़ आई, एकदम फ्रेश हवा के झोंके के जैसे, और आप जैसे इनके गाने सुन-सुन के आप थक गए हो, सो गए हो, एकदम से आपकी आँखें खुल गई, एकदम से आप बैठ गए, अलर्ट होते होता था। बसों में हम जाते थे, गाड़ी में, ये सब गाने बजते रहते थे जब अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। कहीं जा रहे हैं, कहीं एकदम ये इनके गाने बज रहे हैं और एकदम से जो ये आवाज़ आती थी फ्रेश, तो एक अलग मज़ा आता था क्योंकि अंदाज़ अलग था, तरीका अलग था गाने का, डिक्शन, डेप्थ, जिन सब बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि शानदार की क्वालिटीज़ क्या थी। तो उनका जो डेप्थ है, डिक्शन है, गहराई और विब्रेटो, एक वेल्वेटी सिल्की वॉइस, और ये सब जो एक अलग तौर तरीका हो गया। तो ये नॉर्मल जो सिंगर्स जो गा रहे थे वो एक जैसे गा रहे थे, सब एक जैसे रिपीटेटिव लग रहे थे। ये एक फ्रेशनेस था इनकी आवाज़ में, नयापन था, जो थोड़ा बहुत अरिजीत सिंह जो लेकर आए बाद में। जब फिर अगेन बीच में थोड़ा सा ऐसा दौर आ गया था जब कोई भी सिंगर बहुत उभर के नहीं आ रहा था, एक जैसी आवाज़ें आने लगी थी, एक जैसे गाने, तो कोई म्यूजिक को, नए एज के म्यूजिक को कोई डिफाइन नहीं कर पा रहा था, कोई कैरी नहीं कर पा रहा था, कोई उसका फेस नहीं बन पा रहा था। इस बीच अरिजीत आ गए, तो इन्होंने क्या किया, अगेन दैट वॉइस सूटेड विद द म्यूजिक ऑफ द टाइम, और वो जिस तरह से ढाले अपने आप को, और वो जिस तरह से उस म्यूजिक को जस्टिफाई कर पाए, बाकी सिंगर नहीं कर पाए। अरिजीत के समय में भी 4-5 सिंगर हैं, लेकिन वो नहीं उभर के आ पा रहे हैं, अरिजीत आ पा रहे हैं, क्योंकि अरिजीत में वो ढाल लिया है, वो जो उस समाज में, उस समय के जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, उस समय की जो डिमांड है, जो रुचि है, वो डिलीवर कर पा रहे हैं। That is what makes a singer great. That is what makes a singer the singer of the decade, of the, शानुदा को सिंगर ऑफ द डिकेड का अवार्ड भी मिल चुका है, हम जानते हैं। तो इस वजह से मिला है, क्योंकि the way he captured the market, the way he ruled the market, the way he won all the awards, the way he sang for all the heroes, all the music directors, सारी चीज में वो आगे थे, अव्वल थे। नंबर ऑफ, जैसे मैंने बहुत बार बोला हूँ, नंबर ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स सबसे ज्यादा है, 80-90 म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गाए हैं। हीरोज के लिए 60-70-80 हीरोज के लिए गाए हैं, जो कोई सिंगर उस समय नहीं गा रहा था इतना। जॉनर्स देखिए आप, रैप सॉन्ग फर्स्ट, उनके एल्बम्स, प्राइवेट एल्बम्स, रैप सॉन्ग्स, गजल्स, रीजनल सॉन्ग्स, आपके रोमांटिक सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स, हाई पिच सॉन्ग्स, सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स, इवन बंगाली, आसामी, उड़िया में भी भक्ति संगीत हो, भजन हो, जैसे भोजपुरी म्यूजिक हो, ऑल काइंड्स ऑफ जॉनर्स। और बंगाली में तो उनके कम से कम, क्योंकि बंगाली म्यूजिक के बहुत सारे जॉनर्स होते हैं, जैसे काली जी के उसमें श्यामा संगीत होता है, तो श्यामा मतलब काली जी का, तो वो एक अलग होता है जॉनर, अलग टाइप का उसका म्यूजिक रहता है। और इसी तरह से नजरुल की थे, नजरुल काजी नजरुल इस्लाम जी का जो उनके गाने होते हैं पूरा क्लासिकल बेस्ड होते हैं, वो भी उन्होंने गाए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के गाने हम जानते हैं, रविंद्र संगीत जिसे बोलते हैं, वो भी उन्होंने गाए हैं। फोक सॉन्ग होते हैं बंगाली के, वो भी उन्होंने गाए हैं। फिर मॉडर्न सॉन्ग्स होते हैं, आधुनिक गान, आधुनिक गीत जिसको कहा जाता है, या सुगम संगीत एक तरह से, वो भी उन्होंने गाए हैं और हिट हुए हैं। और फिर फिल्म के गाने तो है ही हैं। तो ही ट्राइड, ही sang in all the genres and in all the genres he was successful। तो ये सब चीजें हैं, वो अलग करती है, डिफरेंशिएट करती हैं बाकी सिंगर्स से। हाउ वेल यू कैन मोल्ड योर वॉइस, हाउ वेल यू कैन डाइवर्सिफाई, हाउ वेल यू कैन चेंज, हाउ वेल यू कैन मॉड्यूलेट, हाउ वेल यू कैन अडॉप्ट। तो ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत सारी रहती है जो बाकी सिंगर्स नहीं कर पा रहे थे। And that's why they could not reach that level of excellence and perfection, that level of popularity जो शानुदा ने हासिल किया। इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस होता है, और इसीलिए आज के डेट में हम देखते हैं जब 90s के सिंगर्स के बारे में बात करी जाती है, उनको कहीं बुलाया जाता है, लिया जाता है, सबसे पहला नाम शानुदा का आता है। आज सबसे ज्यादा 90s के जो सिंगर्स है, सबसे ज्यादा शोज उसमें शानुदा करते हैं, सबसे ज्यादा रियलिटी शोज में वो आते हैं, लाइव शोज वो करते हैं, सबसे ज्यादा जज ये सब वो बनते हैं, गेस्ट वो बनते हैं। और प्लस उनके जो गाने अभी भी जान ही रहे हैं कि वो तो काम अपना उनका चल ही रहा है, एल्बम्स आ रहे हैं, या आजकल तो एल्बम का जमाना इतना है नहीं क्योंकि कैसेट से बिकते नहीं है, तो यूट्यूब में सॉन्ग्स के वो किस तरह से गा रहे हैं, किस रफ्तार से गा रहे हैं। शानुदा में एक स्पिरिट है, एक पैशन है, एक प्रोग्रेशन का एक मतलब उनके अंदर एक टेंडेंसी है, वो बैठते नहीं, रुकते नहीं, रेस्टलेस है, गाते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं म्यूजिक। और अनफॉर्चुनेट है कि इतने बड़े एक कलाकार होते हुए भी म्यूजिक में इतना
रहने के बाद भी और म्यूजिक के लिए इतना काम करने के बाद भी, इतना सर्व करने के बाद उनको पद्म भूषण तक नहीं मिला, तो ये मतलब मैं क्या बताऊं अब, ये लज्जा का विषय है, ये शानुदा के लिए नहीं, जिन्होंने अवार्ड दिया नहीं है उनके लिए है कि आप और बड़ा कलाकार और क्या होगा, जिन्होंने एक दौर को पूरा डिफाइन किया, एक दौर के रुचि को बनाया पूरा। बच्चे बड़े हो गए, हम लोग ये सुन सुन के बड़े हो गए, और हमारा सारा इन्फ्लुएंस, सारा जो संगीत का जो ज्ञान या संगीत की जो रुचि या संगीत गाने की जो इच्छा, सारा उनसे हुआ। कितने लोगों को प्यार कराया, प्रेम कराया, रोमांटिसिज्म का जो उनको मतलब किंग ऑफ रोमांस ये वो, तो उनको सिंगर ऑफ द मिलेनियम, सिंगर ऑफ द डिकेड, ये वो, यूएस सिटीजनशिप, फलाना ढिमका, मतलब इज सो मच इनटू एवरीथिंग एंड स्टिल ही हैजंट बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज वर्क। सो ये बहुत, क्योंकि कोई भी, मैं जैसे बता रहा हूँ, कोई भी सिंगर से वो आगे हैं कई सारे मामलों में, क्योंकि जो अवार्ड होता है सिर्फ अच्छा बुरा देख कर नहीं होता है, क्योंकि गाना हमेशा सब्जेक्टिव, जैसे मैं बोलता हूँ, इसमें आप कोई नहीं कह सकता है कि इसका गाना बहुत ज्यादा अच्छी आवाज है, बहुत खराब आवाज है, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव म्यूजिक में आप गा रहे हो, थोड़ा कम ज्यादा 19-20 हो सकता है, लेकिन सब आसपास ही रहते हैं, आवाज सबकी अच्छी होती है, बहुत बहुत ज्यादा खराब नहीं होती है। मायने जो रखता है वो ये सब चीजें रखती हैं, इम्पैक्ट कितना है, इन्फ्लुएंस कितना है, जोर कितना है, पावर कितना है, असर कितना डाल रहा है, कितने दिनों तक हम सुन रहे हैं, क्या उसका आगे चल के उसका क्या, उसका जो है मतलब फ्यूचर में रिमिक्सेस कितने हो रहे हैं, बज कितने रहे हैं, और कितने लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग ए सिंगर ग्रेट। और इम्पैक्ट जो होता है एक सिंगर का, वो काफी सारी चीजों से होता है। डिमांड कितना था, क्यों था, पॉपुलैरिटी क्यों था इतना ज्यादा, कैसे हमने देखे हैं, जैसे मैं बहुत बार बताता हूँ, स्टेडियम भर भर के लोग आते थे, स्टेडियम्स, जो आजकल सिर्फ अरिजीत सिंह के उसमें होता है, बीच में और कोई फुल स्टेडियम भर भर के लोग आके देखते थे, बाकी सिंगर के नहीं आते थे। आज शानुदा 20-20 शो करते हैं साल में, 20-25 शो करते हैं, कोई इतने लाइव शोज नहीं करते हैं जितने शानुदा करते हैं। ये सब उसी इम्पैक्ट, उसी दौर का असर है, क्योंकि ही वाज द डिफाइनिंग सिंगर ऑफ द एरा। बहुत बड़ी बात होती है ये, क्योंकि आपने सबको ट्रम्प किया, सबको अपने रन दिया, सबको अपने साइडलाइन कर दिया, और आपने रूल किया। सो उसके लिए बहुत कुछ चाहिए आपके अंदर, जिस वजह से आप रूल कर पाओ, वरना रूल करना इतना आसान नहीं होता है। गा आप लेते, आप हो सकता है सक्सेसफुल सिंगर भी हो जाते, लेकिन अगर आपके ही जैसा 4 सिंगर और गा रहे हैं, और अगर 4 फिल्में आपको मिल रही तो 4-5 फिल्में उनको भी मिल रही है, तो आप ग्रेट नहीं होते, आप इतने ऊपर नहीं जाते। लेकिन हो ये रहा था कि 10 फिल्मों में से 8 फिल्में शानुदा को ही मिल रही थी। मिल क्या रही थी, 8 फिल्मों में 5-5 गाने, 6-6 गाने तो सब शानुदा ही गा रहे थे, मेल वॉइस में सिर्फ उनका ही रहता था, इक्का दुक्का कहीं इधर उधर, कुछ में जॉली मुखर्जी भी हैं, कभी एसपी बालासुब्रमण्यम है, तो कभी कोई है, कभी अमित कुमार है, कभी, बट अल्टीमेटली इट इज शानुदा हु इज रूलिंग। तो ऐसा हो गया था, एक तरफा हो गया था खेल, वन साइडेड गेम जब हो गया था, तो आपको बैठ के एक नोटिस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या है उसमें, और क्यों ऐसा, मतलब यू टेक स्टॉक ऑफ द थिंग कि हाँ भाई, ये एक मतलब बंदा है जिन्होंने पूरा बदल दिया खेल, पूरा चेंज कर दिया, पूरा माहौल चेंज कर दिया संगीत का। ये उनका इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है, अगर आप सही मायने में उनको अप्रिशिएट करेंगे। वॉइस का तो हम हजार बीनमेक निकाल सकते हैं कि नेजल है, गला कांपता है, हाई पिच नहीं कर पाते हैं, बाद के हीरोज के लिए वो सूट नहीं थे, उसी समय के हीरोज के लिए सूट कर रहे थे, ठीक है। आप बताइए कितने सिंगर्स हैं जो 2 जनरेशन के लिए गाना गाए, मतलब 90s के सिंगर्स में मतलब कितने हैं जो जितेंद्र के लिए भी गा रहे हैं, तो उनके बेटे के लिए भी गा रहे हैं, मतलब बेटे की फिल्म में भी गा रहे हैं, उस एरा में भी गा रहे हैं, अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हैं तो अभिषेक के लिए भी गा रहे हैं, उधर आपके विनोद खन्ना के लिए गा रहे हैं तो बाद में अक्षय खन्ना के लिए भी गा रहे हैं, राजेश खन्ना के लिए गा रहे हैं तो बाद में ट्विंकल खन्ना की फिल्म में गा रहे हैं। तो 2 जनरेशन गा रहे हैं, धर्मेंद्र के लिए गा रहे हैं, बाद में सनी देओल, उसके बाद बॉबी देओल के लिए गा रहे हैं। बताइए आप 2-2 जनरेशन के लिए गा रहे हैं, कितने सिंगर के सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सब कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बता सकते हैं जो शानुदा के फेवर में जाता है, और बार बार ये चीज वो मतलब स्ट्रेस करता है, इस चीज की इंपॉर्टेंस देता है कि शानुदा क्यों इंडेलिबल पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इंडेलिबल पार्ट ऑफ सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉलीवुड म्यूजिक वो बन जाते हैं, नॉट जस्ट फॉर हिज वॉइस, फॉर सो मेनी थिंग्स, फॉर हिज, जैसे मैं बता रहा था, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, ये वो जो भी है उसमें। तो इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए, तभी हम सही मायने में सही आकलन उनका कर पाएंगे। सिर्फ वॉइस की बात तो एक होती है, लेकिन वॉइस के साथ साथ उस इमोशन को, उस दौर के इमोशन को समझ के कैरी करना, अपने वॉइस में लाना, तभी वो दूसरे को छूता है, दूसरे के दिल को छुएगा। अगर उस इमोशन को आप सही मायने में समझ पाओ और उतार पाओ, तो ये सिर्फ गाने से नहीं होता है। 10 लोग अच्छे गाते हैं, लेकिन इस इमोशन को, इमोशनल कनेक्ट होना लोगों के साथ, ये शानुदा ने किया था।
ये बहुत-बहुत बड़ा ये योगदान है। ये बहुत सालों बाद शायद लोगों को समझ में आए या बहुत सालों तक इस बात को याद रखी जाएगी कि अगर 70s का दौर कौन था? किशोर कुमार। 60s का दौर कौन था? मोहम्मद रफ़ी। 90s का दौर कौन था? कुमार सानू। दैट इज़ वेयर हिज़ इम्पोर्टेंस लाइज़। अगेन वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। यू विल हैव टू हैव पेशेंस या आप उसको बढ़ा के सुन सकते हैं। बट ये बार-बार ये दोहराना और बताना ज़रूरी है स्पेशली यंगस्टर्स के लिए और जो लोग मानना नहीं चाहते हैं या आज के जो म्यूज़िक लवर्स हैं, जो गाने सुनते हैं, जो खबर रखते हैं, ट्रैक रखते हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जितने भी बड़े सिंगर्स का आप नाम ले लो, उदित नारायण, अभिजीत, सभी अच्छे सिंगर्स हैं। जैसे मैं बार-बार कहता हूँ, आई हैव नो हेट फॉर एनीवन और मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, सबके गाने सुनता हूँ। लेकिन अगेन इम्पैक्ट की बात जब आती है, नंबर 1 की बात जब आती है तो शानू दा वाज़ एवरीवेयर। In the 90s, शानू दा was everywhere, on every magazine cover, in every newspaper. हम जानते हैं कि एक जनसत्ता या कोई अखबार आता था उस समय, न्यूज़ आती थी बाकायदा कि मुकेश जी ने अपने सारे करियर में 900 गाने गाए और शानू दा का 2 साल हुआ होगा उस समय, 2 या 3 साल होगा। शानू दा ने 2 साल या 3 साल में ही उनके दुगना से ज़्यादा गाने गा लिए, 2000 गाने गा लिए थे। ऑलरेडी ये न्यूज़ आती थी और ये आता था कि वो मशीन की तरह गाते थे और वो गाते हैं और वो थकते भी नहीं है। ये लाइन मुझे याद है और मैं ये मतलब पढ़ा था उससे, मुझे अच्छे से याद है, मैं शायद 8 में या 9 में। मशीन की तरह गाते हैं और वो थकते भी नहीं है। दिन रात वो गाते हैं, वो 8-8, 10-10 गाने गा लेते हैं दिन भर में और वो थकते भी नहीं है, ऐसे गाते हैं। तो ये सब यूनिक क्वालिटीज़ हैं। ये और गाते थकते इसलिए नहीं, गाते इसलिए क्योंकि पिकअप जल्दी कर रहे हैं, फटाफट गाना उठा रहे हैं, गाना सीख रहे हैं। गाने कितना डिफिकल्ट होता है एक गाना सीखना। गाना आप एक जो एस्टेब्लिश सॉन्ग है, लोग सालों साल हम लोग वो गाने सुन रहे हैं, उनका आप गाने जो उसमें 100 गलतियां होती हैं, आप एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते। मैं गाता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन एक नए गाने को सीख के और उसको एकदम जैसा चाहिए उनको वैसे ही डाल देना और उस गाने को हिट बनाना इतनी जल्दी, तभी तो आप 8 गाने गा पा रहे हो, 7 गाने गा पा रहे हो, 6 गाने गा पा रहे हो आप दिन भर में। और 14-15 घंटों में उन्होंने 28 गाने गा दिए। तो ये सब क्वालिटीज होते हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट, दैट मेक्स समवन ग्रेट, दैट मेक्स समवन इम्पोर्टेंट। और इसीलिए वो ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबियां थी, इसीलिए ही वो आगे, कोई भी आदमी आगे बढ़ता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी खूबियां जरूर होती हैं जो दूसरों से हटके होती है, अलग होती है, हमेशा दिखती नहीं है या सामने नहीं आती है, उजागर नहीं, समय के साथ साथ वो धीरे धीरे पता चलता है सुनकर जानकर कि ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं, ये सब जुड़कर ही एक आदमी अलग बनता है, बड़ा बनता है और सब नहीं उनके साथ compete कर पाते हैं। He was very professional, very competent, very competitive, very ambitious, very spirited, very energetic and motivated. ये सब चीजें makes him very different, very great and very important. सबसे बड़ी बात है कि very important for our era, for पूरे एक जनरेशन के लिए, पूरे एक दौर के लिए, जो पूरा वो उनके गाने पर मतलब बड़े हुए हैं। जैसे किशोर दा के हमारे पेरेंट्स या उसके बीच का जो दौर था, जनरेशन था, जिन्होंने लेट 60s से 70s के बीच में, अर्ली 70s में जो बड़े हो रहे थे, तो दे नो इट, दे नो द पावर ऑफ किशोर कुमार। वैसे ही वी नो द पावर ऑफ कुमार सानू। जो बाकी सिंगर्स आस-पास हैं, लेकिन वो जगह, वो मुकाम हासिल करना, बाद में आप 6 साल बाद आप जितने भी धोएं, जिसको भी धोएं, लेकिन आपका चला गया, आपका जो निकल गया हाथ से, आपका जो दौर, वो दौर शानू दा ले गया हिजैक करके। उसके बाद आप जो भी कर लो, लेकिन आप वो बात नहीं होगी क्योंकि आप दौर नहीं बना पाए। आप ये नहीं कि 97 से कोई और सिंगर आ गया तो उसने पूरा चेंज कर दिया म्यूजिक का माहौल और सब कुछ बदल गया, परिवेश और एक नया रुचि, नहीं हुआ। थोड़ा बहुत चेंजेस आए, थोड़ी आवाज में बदलाव आई, थोड़ी बहुत रुचि बदली, लेकिन वो बात नहीं। वो जो एक 80s के बाद 90s का जो एक फ्रेशनेस, एक पूरे डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक विच हैज पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस, विच हैज फोक इन्फ्लुएंस, विच हैज इंडियन एंड वेस्टर्न ट्रेडिशन मिक्स, नदीम श्रवण ने जिस तरह से किया स्पेसिफिकली, और बाकी लोग भी, अनु मलिक का स्टाइल, जतिन नदी का स्टाइल, सबका अपना अलग अलग, सबका एक डिफाइनिंग म्यूजिक। और तो पूरा जो लक्ष्मीकांत पैरेलल वाला जो दौर था 80s का, वो पूरा चेंज हो गया। दैट्स द मॉडर्निटी, जो मॉडर्निटी 70s में आर डी बर्मन लाए थे, मॉडर्निटी। तो इसलिए 70s के गाने लोग सालों साल 40 साल बाद भी लोग 50 साल बाद भी वो गाने सुन रहे हैं, और इस तरह से ही 90s के गाने भी लोग सुन रहे हैं, सुनेंगे भी, आगे भी सुनेंगे। और अगेन 70s का डिफाइनिंग वॉइस किशोर दा, 90s के गाने आगे सुनेंगे, मतलब द डिफाइनिंग वॉइस विल बी कुमार सानू। साथ में सुनेंगे, बाकी सिंगर्स के भी सुनेंगे, हम भी सुनते हैं, मन्ना डे के गाने हम भी सुनते हैं, महेंद्र कपूर जी के गाने हम भी सुनते हैं, लेकिन किशोर दा को जगह नहीं ले सकते ये लोग, जितने भी वो महान सिंगर हो। सेम विद कुमार सानू। होपफुली दिस लॉन्ग वीडियो इज नॉट टायरिंग यू एंड बोरिंग यू। अगर है तो ऑब्वियसली यू आर फ्री टू शट इट डाउन जब भी आपको लगे, लेकिन बात पते की है। और अगर आप थोड़े भी म्यूजिक में इंटरेस्ट हैं तो आप जरूर सुनेंगे और काम आएगा आपकी जिंदगी में। दूसरों को भी ये चीज जाके बता सकते हैं क्यों कुमार सानू इंपॉर्टेंस है। बहुत लोग इस पर नकारते हैं, बहुत लोग इस पर आर्गुमेंट करते हैं, लेकिन ये चीजों को, इन चीजों को जरूर उजागर करिए जब आपको मौका मिले कि वाई कुमार सानू इज ग्रेट।
एंड इसमें कोई इन सब जो चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स जो मैंने बात करी, ये कोई नकार नहीं सकता है, कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि हाँ, मैगज़ीन में उनके नाम आते थे। उनके कोई भी आप उठा लीजिए, कोई भी आप मैगज़ीन का एक्सेस हो अगर आपको, कोई भी आप 90s का वेबसाइट हो, 90s का कोई आर्टिकल हो, मैगज़ीन कोई भी उठा के आप देख लीजिए। अगर आई एम रॉन्ग तो आप मुझे आकर बोलिए। बट मैंने फैक्ट पे बात करी है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करी है, मैंने खुद देखे हैं, क्रेज़ देखा है। वो क्रेज़ किसी के लिए नहीं था। तो अगेन you give your feedback, you give your viewpoint, give your opinion, whether I'm right and wrong, how far I'm right, how far I'm wrong, and I am sure most of you will agree with me what I'm saying, because again मैंने ये एक्सपीरियंस जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, उससे ज़्यादा और कोई नहीं होता है। बाकी कही सुनी बातें, इधर उधर की बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन वट एवर वी हैव सीन, और मेरी उम्र के जो सारे लोग हैं जो उन्होंने ग्रो किया है उस एज में, और अगर वो सचमुच म्यूजिक से प्यार किया है और अनबायस्ड हो, तो वो इस बात को जरूर मानेंगे कि हाँ, सनोदा का जो इम्पैक्ट और दौर और जो सब मैंने बातें करी, इसमें कोई भी ज़्यादा मैंने एग्जैजरेशन करके अतिशयोक्ति नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं बोला है, जो एग्जैक्ट फैक्ट था उस पर ही बात करी है। तो ओके, अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गेट बैक टू मी इन माय नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, टेक केयर।